दोस्तों, मित्रों, बंधुओं और हमारे नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी बातचीत का विषय संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का वो दौर है जबकि यूक्रेन युद्ध जारी है विगत एक वर्ष से, और रशिया और अमेरिका आजकल आमने सामने डटे हुए हैं उस युद्ध में। रशिया की फौज तो भीषण जंग लड़ी रही है विगत एक साल से, किंतु अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो फोर्सेस हैं, जिसके अंदर 31 देश शामिल हैं, मुख्यतः यूरोप के भी 2 देश शामिल हैं, वो पूरी ताकत से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और ताइवान के सवाल पर भी चीन और अमेरिका के मध्य बहुत तनातनी है और वो अब चरम बिंदु पर पहुंच रही है। तो यूक्रेन युद्ध को करीब करीब एक साल, जैसे मैंने कहा, बीत गया है और अमेरिका की क़यादत में नाटो जो है वो पूरी ताकत लगा रहा है यूक्रेन वॉर में। और वो जो महत्वाकांक्षा थी पुतिन को कि कुछ ही वक्त के अंदर वो यूक्रेन को फतेह कर लेगा, वो नेस्तो नाबूद हो गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर हथियार नाटो कंट्रीज़, जिसमें ख़ास तौर से इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, ऐसे बड़े ताकतवर मुल्क शामिल हैं, वो निरंतर यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो तीसरी दुनिया कहीं इस तरह से तीसरी आलमी जंग के कगार पर न पहुंच जाए और कोई भी ऐसा कारनामा न घटित हो जाए जिसमें कि दुनिया तीसरी जंग का पूरा विध्वंस देखे। अधिकांशतः अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो शब्द है, जो अल्फाज है, बेसिकली वो पूरी नई दुनिया के लिए रखा गया था। जब कोलंबस ने 1492 में इसको खोजा था, तब उस वक्त जो तमाम नई दुनिया थी, जिसके अंदर लैटिन अमेरिका भी शामिल था, उत्तरी अमेरिका भी शामिल था, लैटिन अमेरिका को दक्षिण अमेरिका भी हम लोग कहते हैं, ये दोनों शामिल थे उसके अंदर जब अमेरिका शब्द का उदय हुआ था। इसलिए सही शब्द जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो ऑफिशियल शब्द है, जो संवैधानिक शब्द है अमेरिका के लिए, वही हमको उच्चारित करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका यूरोप के लोगों द्वारा खोजा गया था। जैसे सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, कोलंबस जो था वो पुर्तगाल के राजा की मदद से चला था भारत को खोजने के लिए, लेकिन वो पहुंच गया ऐसे द्वीप पर जिसे वो हिंदुस्तान समझा था, भारत समझा था। लेकिन उसके एक साथी ने बताया कि ये भारत नहीं है और ये तो कोई और नया द्वीप है जिसके बारे में यूरोप नहीं जानता है। और वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग रहते थे जिनको रेड इंडियंस कहा गया है। वो बहुत बड़ी संख्या में उत्तरी अमेरिका के अंदर थे, दक्षिण अमेरिका में भी थे। वो कहा जाता है 30,000 वर्ष पूर्व वो कभी एशिया से माइग्रेट हुए थे और अमेरिका की धरा पर पहुँचे थे। तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से देखे जाए तो अमेरिका बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही समृद्ध देश है, दुनिया के सबसे अमीर देशों में है। बल्कि ये कहा जाए कि सबसे अमीर देश है वो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ आर्थिक शक्ति तो सिर्फ चीन है। सोवियत संघ के पराभव के बाद 1991 में जब सोवियत संघ टुकड़े टुकड़े हो गया और 15 देश उससे अलग हो गए, तो सोवियत संघ तो वो महाशक्ति रहा नहीं था 1991 के बाद, और वो रशिया बन गया। और इसीलिए अमेरिका की जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आंकी गई है, जो $22 ट्रिलियन कही जाती है। हालांकि अमेरिका पर कर्ज भी बहुत है, $20 ट्रिलियन का तो कर्ज ही है, और बहुत बड़ी रकम उसको चुकानी पड़ती है ब्याज के रूप में, और उसका ट्रेड डेफिसिट भी है। तो इस तरह से अमेरिका का जो पूरा वैभव है, जितना हमें दिखता है वो अंदर से उतना नहीं है। इसीलिए वो जब बैंक डूबा वहाँ पर 2008 में, लीमैन ब्रदर्स बैंक डूबा, उस वक्त ज़बरदस्त आर्थिक मंदी ने घेर लिया था। हालांकि आर्थिक मंदियों का इतिहास अमेरिका में बड़ा पुराना है। 1929 में भी एक आर्थिक मंदी आई थी जब पूरा का पूरा जो है शेयर मार्केट क्रैश कर गया था, और ये मंदी चली 1941 तक, जब तक वर्ल्ड वार में नहीं कूदा है वो खुद अमेरिका। तो एक लंबा दौर था, ज़्यादा जोर तो उसका 5 या 7 वर्ष रहा। 2008 वाली मंदी का भी दौर 7-8 वर्ष रहा, बाद में उसको कवर अप कर लिया गया। भारत उसका शिकार नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के साथ जो ज़्यादा जुड़े हुए देश थे, जैसे दक्षिण कोरिया था, सिंगापुर था, इन देशों में काफ़ी उसका असर देखने को मिला। अब फिर वही दौर आ गया है जबकि अमेरिका के बैंक डूब रहे हैं। अभी 4 बैंक डूब चुके हैं अमेरिका के। कहीं ऐसा ना हो दुनिया फिर मंदी की चपेट में आ जाए।
तो जितना वैभव, जितनी समृद्धि, जितनी प्रॉस्पेरिटी हमें दिखती है अमेरिका की बाहर से, वो उतनी नहीं है। अगर अब अमेरिका जाएं और देखें तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद गरीबों की भी है, लाखों में है। अमेरिका की आबादी तकरीबन जो है 33 करोड़ बताई जाती है, 33 करोड़ आकी गई है। और उसके अंदर इतने समृद्ध देश में भी कुछ करोड़ लोग, जिनको 17% कहा गया है टोटल पॉपुलेशन का, वो गरीबी के अंदर गुजर बसर करते हैं, टेंटों में रहते हैं। बेरोजगारी की बड़ी भारी संख्या है। 4 करोड़ लोग फूड कूपन्स पर डिपेंड करते हैं। तो जैसा अमेरिका दुनिया में, यहाँ पर भारत में बैठकर हम सोचते हैं कि बहुत बहुत संपन्न देश है, यहाँ से लोग अमेरिका जाते भी हैं, एक होड़ लगी हुई है बहुत सारी पंजाब में हमारे ख़ास तौर से अमेरिका जाने की। लेकिन वो समृद्धि कुछ लोगों की समृद्धि है। बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिका हैं जहाँ एक तरफ, वहाँ वहाँ जो झोपड़पट्टियाँ भी हैं अमेरिका में। अब जाके देखेंगे जब अमेरिका को, तो आप हैरान रह जाएंगे कि $2 से कम कमाने वाले वहाँ करोड़ों लोग हैं। एक दो नहीं है, करोड़ों लोग हैं। $2 को बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी माना गया है। और उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका स्टाइफंड भी देती है, खर्चा भत्ता भी देती है, और फूड पैकेट भी देती है, लेकिन रहने के लिए मकान नहीं देती। वो रहते हैं बेचारे टेंट्स में, मकान नहीं है वहाँ पर। देती है हुकूमत, जो है अमेरिकन हुकूमत, खाना देती है लेकिन मकान नहीं देती, रोटी देती है। तो इस तरह से अगर आप देखें अमेरिका का जो पूरा का पूरा वैभव है, वो एक दिखावा भी कह सकते हैं और एक सचमुच है तो सही, क्योंकि वो अमेरिका इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ता है। कितने बड़े बड़े युद्ध उसने लड़े हैं, अभी लड़े हैं। अभी उसने अफगानिस्तान में 20 साल से अधिक लड़ाई लड़ी है। कितना अरबों खरबों डॉलर उसने खर्च किया है। इसके बाद, अफगानिस्तान के बाद उसने इराक पर हमला किया 2003 में। आतंकवाद के नाम पर ये युद्ध छेड़ा गया, सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट दिया गया और कहा गया कि सद्दाम हुसैन बड़ा जालिम है। और उसके बाद रासायनिक अस्त्र हैं जिससे उसने कुर्दों को मारा है। उसके बाद एटॉमिक पावर भी है, वो अणु बम बना रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। और जो हुआ इराक में सब जानते हैं, जो सीरिया में हुआ, तो भीषण युद्धों में अमेरिका लगा रहता है। और ये कहानी बहुत पुरानी है, ये कहानी बहुत पुरानी है। हालांकि इतनी बड़ी समृद्धि का देश है कि बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास हैं, बहुत बड़े। अमेरिका की आबादी अगर 33 करोड़ है तो उसके पास बहुत बड़ी नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, बहुत बड़ी बड़ी उसकी रिसोर्सेज हैं। हम कहते हैं ना जिसको रिसोर्सेज, तो नदियां हैं, कैलोराडो है, मिसिसिपी है, रियो ग्रांडो है, स्नैक नदी है, यूक्रोन नदी है, आकाश नदी है, ओयो नदी है, लाल नदी है, सेंट लॉरेंस। ये बड़ी शानदार नदियां हैं। ये बड़े बड़े जो शहर आप देखते हैं, जैसे भारत के बड़े शहर गंगा के तट पर ही बसे हैं। बड़े शहर, बनारस को देखिए आप, कितना बड़ा शहर है हिंदुस्तान का, जिसे सारी दुनिया जानती है। दिल्ली है, वो यमुना के किनारे है। कलकत्ता है, वो भी गंगा के किनारे है। इसी तरह से अमेरिका के जो बड़े शहर हैं, वो भी नदियों के किनारे बसे हैं। न्यूयॉर्क है, चाहे वाशिंगटन है। तो इस तरह से हार्वर्ड विश्वविद्यालय वहाँ पर बहुत पहले ही स्थापित हो गया था 1636 में, जिसको दुनिया का बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। वो अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 13 कॉलोनी वहाँ पर बसाई थी। जो अमेरिका पर, जैसे मैंने कहा ना, यूरोपियन ने आधिपत्य तो किया, फ्रांसीसी भी पहुँचे, ब्रिटिशर्स भी पहुँचे, स्पेनिश भी पहुँचे, सब पहुँचे। लेकिन नीदरलैंड के लोग भी पहुँचे, जिनको उस समय हॉलैंड कहा जाता था। लेकिन असली जो कब्जा हुआ वो हुआ इंग्लैंड का। फ्रांस को भी उन्होंने पराजित किया युद्धों के अंदर। लंबे युद्ध लड़े फ्रांस के साथ, बहुत लंबे युद्ध लड़े। लेकिन अंततः 13 कॉलोनी बसाने में अंग्रेज सफल रहे, सबको हराकर। थोड़े से हिस्से में फ्रांसीसियों का भी कब्जा बना रहा, लेकिन बाद में उनको भी पराजित होकर अमेरिका से, ब्रिटिश से समझौता करना पड़ा। और इस तरह से जो है दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से वो तीसरा सबसे बड़ा देश है। आबादी के हिसाब से भी तीसरा ही है। और आमदनी के हिसाब से, जीडीपी जिसे मैंने कहा ना, वो दुनिया का सबसे सबसे अमीर देश है, सबसे अमीर देश है। तो कुल मिलाकर जो जो उसके पास आइलैंड्स हैं, सबसे छोटा आइलैंड भी उसके पास है, जो 1545 स्क्वायर किलोमीटर में है। रोडे आइलैंड कहते हैं उसको। एक अलास्का आइलैंड है जो कभी रूस से उसने खरीदा था 1867 में, जिसके अंदर उस समय रूस ने समझा वो बेकार है, उसके अंदर वो कुछ पैदा नहीं होता, वो डेजर्ट है।
लेकिन बाद में मालूम चला कि बहुत बड़ा पेट्रोल का खजाना वहीं निकला, बहुत सारी मिनरल्स का खजाना वहीं निकला। वो वरदान बन गया अमेरिकन समृद्धि के लिए। ये अलास्का जो है वो फैला है 666,663,000 6,63,000 स्क्वायर माइल के अंदर अलास्का है। एक आइलैंड है समुद्र के बीचों बीच। तो जहाँ सबसे छोटा आइलैंड उसके पास है, वहाँ सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी उसके पास है। तो जैसे मैंने बताया, उसको 1867 में 30 मार्च को उसका सौदा हुआ था और बहुत सस्ता बेच दिया था। सिर्फ $15 ट्रिलियन के अंदर, समझिए कि बेच दिया था उन्होंने, सिर्फ बहुत बहुत सस्ता था। तो $15 मिलियन क्या है, कुछ भी नहीं। आज तो वो अपार संपदा है वहाँ पर। तो इस तरह महाद्वीपों की जो खोज की यूरोपियंस ने की और उनको भरपूर लूटा भी। जो रेड इंडियंस वहाँ बताए जाते थे, 2 करोड़ उनको मारा, उनको कुचला, उनकी सारी संपदा छीन ली। एक ही दौर में समझिए 50 वर्ष के अंतराल में जब ब्रिटेन वहाँ पहुँचा, या ये जो यूरोपियंस पहुँचे, फ्रेंच भी थे उनमें, अन्य देश भी थे, स्पेनिश भी थे, स्पेन के लोग भी थे, 4 करोड़ भैंसें मार दी गई। एक ज़माने में 2 करोड़ रेड इंडियंस थे, कुछ लाख रह गए बाद में। इन्होंने कहा यूरोपियंस ने कि हमने तो उनको नहीं मारा, वो तो यूरोप द्वारा फैली बीमारियों से मारे गए। यह संक्रामक रोग भी फैला इन्होंने। अगर आप अमेरिका का इतिहास पढ़ेंगे तो कितनी बर्बर तरीके से अमेरिका के जनजातियों को, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जो रेड इंडियंस थे, उनको मारा गया, कुचला गया, उनको उनसे संपदा छीन ली गई। बड़ा ही निर्मम और बड़ा ही दुर्दांत इतिहास है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सदियों से निवास करने वाली जो जातियां थी वहाँ पर, उनको मार डाला गया। वो 30,000 साल पहले, जैसा कहा गया कि 30,000 साल पहले वो माइग्रेट हुई थी। 14 अक्टूबर 1492 पर कहर बरपा जब कोलंबस पहुंचा। उसके बाद तमाम लोग पहुंचे वहाँ पर। कोलंबस ने खोजा और अमेरिको वेस्पुची नाम का एक भी उसके साथ नाविक था जो उसके साथ गया था। उसने नहीं बताया कि ये भारत नहीं है, लेकिन उनके निवासियों को तो रेड इंडियंस कह दिया गया। वो इंडियंस ही समझे उनको, बहुत लंबे वक्त तक उनको इंडिया ही समझा जाता रहा। तो इसलिए आज भी उनको रेड इंडियन ही कहा जाता। आज भी है उनकी तादाद काफ़ी बड़ी संख्या में अभी भी है, लेकिन वो करोड़ों में नहीं है, वो सिर्फ लाखों में है। तो इस तरह जैसे मैंने बताया, जिस इंपीरियलिस्ट ने, इन साम्राज्यवादियों ने, जिन्होंने आधिपत्य किया उस सरजमीन पर जिसको हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, जिसको दक्षिण अमेरिका भी कहते हैं हम लोग। आज हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो संक्रामक बीमारियों के नाम पर कत्लो गारत हुआ, वैसे भी कत्लो गारत हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये यूनाइटेड स्टेट वजूद में आया, जिसके अंदर 50 राज्य हैं। लंबी कहानी है, लंबी दास्तान है इसकी। जिस तरह से उसने अलास्का को, जैसे मैंने बताया, ख़रीदा था, ऐसी जो है फ्रांस से भी बहुत बड़ा पेंसिल्वेनिया ख़रीदा गया, युद्ध हुआ, फ्रांस को भी घुटने टेकने पड़े। और एक बड़ा बॉर्डर जो है उसका कनाडा से लगता है, लंबा चौड़ा ज़्यादा, बहुत सारी बहुत संस्कृति है, बहुत जातीय के लोग पहुँचे, बहुत सारी भाषाओं के लोग पहुँचे। इसलिए देर इज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अमेरिका टिल टुडे। अंग्रेजी वहाँ ज़्यादा बोली जाती है। जैसे मैंने बताया ना, ब्रिटेन के आधिपत्य में रहा, हम भी ब्रिटेन के आधिपत्य में रहे 200 वर्ष करीब, 190 वर्ष, और वो भी 100 वर्ष से अधिक ब्रिटेन का कब्जा रहा पूरे कॉन्टिनेंट पर, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। वो एक बड़ा महाद्वीप है, 2 महाद्वीप हैं, एक दक्षिण अमेरिका कहते हैं जिसको। तो बहुत सारी बड़ी संस्कृति के लोग हैं, और अमेरिका जो है वो कुदरत का कहर प्राय इसीलिए झेलता है। जितना बड़ा कहर जो है यूरोपियंस ने ढाया था, कुदरत भी उन पर उतना ही बड़ा कहर ढाती है, ज़बरदस्त कहर ढाती है। आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े विनाशकारी बवंडर आते हैं, बड़े विनाशकारी तूफान वहाँ आते हैं, जिनको टॉर्नाडो कहा जाता है, साइक्लोन टॉर्नाडो। बहुत सारे नाम उन्हें दिए जाते हैं, तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। वो तहस नहस करके रख देते हैं इलाके के इलाके। कुदरत का बड़ा कहर अमेरिका पर, इतना दुनिया के किसी कॉन्टिनेंट पर नहीं है। आप देखेंगे तो विनाशकारी जो तूफान आते हैं, उन्होंने जो 13 जून 1917 से ही हम ले, अगर सिर्फ 100 वर्ष की कहानी समझें, थोड़ा बहुत 105 वर्ष समझ लीजिए, तो जिस समय रूस में सोशलिस्ट इंकलाब हो रहा था 1971, याद कीजिए, लेनिन के नेतृत्व में रूस जो है करवट ले रहा था, दुनिया हिल उठी थी। उस वक्त अमेरिका एक ज़बरदस्त तूफान से गुजर रहा था। एक इंकलाबी तूफान तो रूस की सरजमी पर था,
जिससे सोवियत संघ का उदय हुआ। दूसरा दूसरा जो है भयानक विनाशकारी तूफान जिसमें हजारों लोग मारे गए, वो अमेरिका में कहर गरपा रहा था। इसी के साथ ही अप्रैल 1920 को एक और समुद्री तूफान आया जिसमें हजारों इंसान मारे गए। 1925 में फिर एक बार आया, जिसे ट्राई स्टेट नामक टॉर्नाडो कहा गया। हर टॉर्नाडो को वो कोई नाम देते हैं, हम बहुत उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा आपको अमेरिका के बारे में हम बता रहे हैं अपने विद्यार्थियों को, ताकि उनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट अमेरिका में रहे, क्योंकि अमेरिका पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, सिविल सेवा की परीक्षाओं में। इस तरह 235 मील की रफ्तार से वो कई तूफान आते हैं, कई तूफान तो 300 मील की रफ्तार से आते हैं। 1932 में फिर तूफान आया, 1936 में आया एक तूफान, फिर 1965 में आया जिसको पाम संडे कहा गया। बहुत सारे नाम, मैं कुछ नाम आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ खाली बड़े तूफानों के, जो ये बड़े विकट, वैसे तो हर साल ही आते कोई ना कोई तूफान में, 2-3 साल में कहर आ जाता है तूफान का। और लेकिन ये वो तूफान है, वो वर्ष हैं जिनमें बहुत विनाश लीला हुई है। 1974 में फिर आया, 100 वर्ष का सबसे बड़ा तूफान आया पिछले 100 वर्ष का, जिसमें 13 स्टेट्स बर्बाद हुई, 13 स्टेट्स वर अफेक्टेड बाय दैट टॉर्नाडो। 2000 में 11 फिर आया एक तूफान जिसको सुपर आउटब्रेक कहा गया। तो इस तरह से देश जो है तूफानों से घिरा रहा है, आज भी घिरा हुआ है, बड़ा कहर है वहाँ पर तूफानों का। लेकिन अमीर देश है, मुकाबला कर लेता है, कंपनसेशन दे देता है अपने निवासियों को। जैसे मैंने बताया, दुनिया का सबसे अमीर देश है और सबसे गरीब लोग भी वहीं रहते हैं। ये देखिए अब आप, बहुत गरीब लोग रहते हैं। अगर क्योंकि गरीबी अमीरी तो एक कंपैरेटिव टर्म है ना, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है कि यही गरीब होगा और यही अमीर होगा। देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी तमाम दुनिया जानती है। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ बताई जाती है। 2020 तक अमेरिका का 83% अर्बनाइजेशन हो चुका था, 83%। अब तो शायद ये तो 2020 का आंकड़ा है, अब तो 85% हो चुका था। बहुत तेज़ी के साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव छोड़कर शहर में आ रहे हैं। सिर्फ 3 या 4% लोग खेती करते हैं, वो भी खेती जो है वो कैपिटलिज्म के माध्यम से की जाती है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो जो है वैसे की जाए। तो अमेरिका में जो है दिन ब दिन जो है बेहद बेहद डेवलपमेंट होता है। लॉस एंजलिस है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को है, बोस्टन है, डलास है, फिडेल्फिया है, हॉस्टन है, मियामी है, एटलांटा है। ये बड़े बड़े शहर हैं वहाँ, ज़बरदस्त बड़े शहर है। शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से भी वो बहुत बड़ा देश माना जाता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, दुनिया के विद्यार्थी दुनिया भर से वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो आज भी दुनिया का श्रेष्ठतम विद्यालय माना जाता है, उसकी कब स्थापना अंग्रेजों ने कर दी थी, बहुत पहले जब अंग्रेजों ने आधिपत्य किया था। तो लेटेस्ट वेपन्स भी बनाता है, परमाणु बम भी पहली बार अमेरिका ने बनाया, हालांकि यहूदियों की मदद से बनाया। यहूदियों को जब हिटलर ने मार भगाया तो आइंस्टीन और जो ओपेनहेम ने ही उसको बनाया, देवर बोथ वर ज्यूज। और बड़ी संख्या में ज्यूज रहते हैं वहाँ, करीब 80 लाख बताए जाते हैं। 80 लाख आबादी है ज्यूज की, जिनको हिटलर ने मार भगाया था। और दुनिया के बहुत से कोने कोनों से भी ज्यूज वहाँ पहुँचे हैं। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत रिच लोग हैं। तो अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अमेरिका तो अद्भुत देश है वैसे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत कहरों से गुजर कर भी वो बड़ा दृढ़ देश है। और जिस तरह से वो दुनिया पर छाया है 1990 के बाद, 1991 के बाद, वो एकमात्र विश्व शक्ति बन गया था। ओनली वर्ल्ड पावर आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ सोवियत यूनियन। 1991 में कम्युनिज्म समाप्त हो गया था, सोवियत संघ समाप्त हो गया था, बट गया था। उसके बाद दुनिया के लंबे वक्त तक वो दुनिया का सबसे एकमात्र शक्ति रहा, सुपर वर्ल्ड पावर। देयर वाज नो बिफोर हिम इन दिस वर्ल्ड। तभी वो अफगानिस्तान पर कहर ढाया, तभी इराक में को उसने मिटाया, तभी सीरिया को ख़त्म किया। हालांकि सीरिया तो बच गया किसी तरह, लेकिन ये इराक और अफगानिस्तान तो नष्ट ही हो गए उन युद्धों में जो अमेरिका ने उन पर थोपे थे। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब तो है ही वो। नौकरियां के लिए भी लोग लालायित रहते हैं, यहाँ से दुनिया भर से जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर का वो सबसे सिरमौर देश है, जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं ना। हालांकि पहले वो ब्रिटिश कल्चर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन ब्रिटेन का जब पतन हो गया साम्राज्यवाद का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो अमेरिका का उदय हुआ। और फिर दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का उदय हुआ, जिसने वॉर्सो पैक्ट किया। इन्होंने नाटो संधि की, नाटो स्टिल एग्जिस्टिंग दैट मिलिट्री ट्रीटी।
सोवियत संघ के पतन के बाद तो वारसा ट्रीटी खत्म हो गई। अब ये नाटो ये है जो जिसका झगड़ा यूक्रेन का है। यूक्रेन वांटेड टू ज्वाइन नाटो, लेकिन जो रशिया है उसका राष्ट्रपति पुतिन नहीं चाहता था कि सोवियत रशिया के द्वार तक नाटो की फौजें आ जाए, तो ये युद्ध शुरू हो गया। तो खाली पुतिन का दोष नहीं है, ये भी दोषी हैं। तो ऐशो इशरत का देश है, शराब का देश है, पिज़्ज़ा का देश है। पिज़्ज़ा बड़ा पॉपुलर है वहाँ पर, मोटा सबसे ज़्यादा अमेरिका में, क्योंकि खाते लोग बहुत, दे आर वेरी रिच पीपल। बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, जो आप जानते हैं, शायद दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास वहाँ पर है। गरीब तो कुछ लोग, कुछ 1-2 करोड़ लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, बाकी तो संपन्न लोग हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पर खूब मौज मस्ती का दुनिया का देश है। हॉलीवुड वहाँ पर है। लाव वाकेस नाम का एक शहर है जो सिर्फ अपनी तफरी के लिए जाना जाता है, जुए के लिए जाता है, शराब के लिए जाना जाता है। तो लेकिन वो एक जागृत देश भी है। अमेरिका की बुराइयां तो लोग अक्सर करते हैं, उसको साम्राज्यवादी बताते हैं, लेकिन इसकी खूबियों की बात भी होनी चाहिए। अक्सर बहुत बात होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा देश है जिसने दुनिया पर कब से कहां से नक्शे से उठकर कहां पहुंचा है वो देखिए। 100 वर्ष का सिर्फ इतिहास है समृद्धि का, सिर्फ 100 वर्ष का, ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास नहीं है। 1900 तक आप समझिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक भी वो कोई शक्तिशाली देश नहीं था। और जो वहाँ का एक प्रेसिडेंट था उसने रोका उसको वर्ल्ड वॉर में जाने के लिए, और उसका लाभ हुआ उसको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी 1941 में गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आखिर में पहुंचा एट द लास्ट मूवमेंट, और फायदा उसने उठाया। बड़ा व्यापारी था, हथियार बेचे, सब कुछ बेचा, लड़ तो रहा था यूरोप, नष्ट तो यूरोप हुआ। पहली वर्ल्ड वॉर में 2 करोड़ लोग मारे गए, दूसरी वर्ल्ड वॉर में 9 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। अमेरिकन किसने मरे? कुछ हजार। फायदा किसको हुआ वर्ल्ड वॉर का? अमेरिका को। तो अमेरिका महाशक्ति बन के उभर गया, ब्रिटिश खत्म हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिंदुस्तान भी छोड़ना पड़ा, अफ्रीका छोड़ना पड़ा। वो ब्रिटिश राज जिसका सूरज नहीं डूबता था, वो ब्रिटिश राज तहस नहस हो गया। अमेरिका उठ खड़ा हुआ, नव साम्राज्यवादी देश, टक्कर ली उसने सोवियत यूनियन के साथ। वर्ल्ड वॉर के बाद कई महान साम्यवादी देशों का उदय हुआ था पूर्वी यूरोप में। कोरिया का भी उदय हुआ था, चीन का भी उदय हुआ एज ए कम्युनिस्ट कंट्री। वियतनाम का उदय हुआ। कोरिया में लड़ाई लड़ी 3 साल अमेरिका ने जाकर कम्युनिज्म रोकने के लिए। अब जब डिफीटेड बैडली, भाग आए वहाँ से, इसलिए वियतनाम पर टूट पड़े। लेकिन वियतनाम में भी मुँह की खाई, लाखों मारे गए, घर वापस आ गए। तो वियतनाम युद्ध भी लड़ा, कोरिया का युद्ध भी लड़ा। ये कोल्ड वार का पीरियड है, जबकि कम्युनिज्म को कंटेन करना चाहते थे। एशिया में कम्युनिज्म बहुत तेजी के साथ फैल रहा था। सोवियत यूनियन का प्रभाव था, चाइना का प्रभाव था। चाइना के अंदर 1949 में कम्युनिस्ट इंकलाब हो ही गया था, हो ची मिन के नेतृत्व में। वियतनाम में भी कम्युनिस्ट इंकलाब हो चुका था, नॉर्थ वियतनाम में। साउथ वियतनाम अभी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था। युद्ध हुआ, और फिर अंत क्या हुआ? 1971 में छोड़कर भागना पड़ा। लाहौस पर भी बमबारी की, कंबोडिया पूरा तहस नहस कर दिया अमेरिकन बमों ने। वियतनाम के हर गाँव में बम फेंके गए। तो बड़ा दुर्दांत इतिहास है अमेरिकन युद्धों का। लेकिन इन युद्धों में उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन एक मौका हाथ आ गया अमेरिका को, जब तालिबानियों को उन्होंने ऑपरेशन साइक्लोन में, जब अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट फौजें उतरी रूस की कम्युनिज्म को बचाने के लिए, क्योंकि इधर ये जिहादी लड़ रहे थे, इस्लामिक जिहादी, तो अमेरिका को मौका मिल गया। 10 वर्ष के युद्ध में अमेरिका ने तहस नहस कर दिया सोवियत यूनियन को इनडायरेक्टली, जैसे अब कर रहा है ना इनडायरेक्ट वॉर। इस वक्त भी यूक्रेन में इनडायरेक्ट वॉर लड़ रहा, अमेरिका सीधा नहीं लड़ रहा, नाटो सीधा नहीं लड़ रहा। नाटो सीधा लड़ा था बाद में अफगानिस्तान में 2001 में। उस वक्त, जिस वक्त की 1979 याद कीजिए, बरबर करमाल ने, जो प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान थे, उन्होंने ब्रेजनेव को कहा कि आइए हमको बचाइए, हमको एक तहस नहस कर देंगे इस्लामिक जिहादी। उस वक्त अमेरिका ने हथियार दिया इस्लामिक जिहादी को। वो इस्लामिक जिहादियों ने नष्ट किया अमेरिका के न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर को। आप शैतान को पालेंगे तो शैतान आपको नष्ट भी करेगा। जिस आतंक के नाम पर सबसे बड़ी लड़ाई अमेरिका ने लड़ी इराक में, हालांकि इराक में तो कोई आतंक का दौर नहीं था, वो तो सद्दाम हुसैन का देश था, वहाँ कोई आतंक नहीं था, इस्लामिक आतंक। लेकिन इन द नेम ऑफ इस्लामिक टेररिज्म अमेरिका हैज डिस्ट्रॉय इराक, अमेरिका हैज डिस्ट्रॉय अफगानिस्तान। 20 साल बाद भाग गया तालिबान के हाथों छोड़कर अफगानिस्तान को। अब तालिबानी शासन कर रहे हैं। 20 साल क्या किया?
छोड़ कर भागे, इसी तरह भागे जैसे वियतनाम में भागे थे, कहीं हवाई जहाज से लटक रहे, सारे हथियार छोड़ गए। ऐसे वियतनाम में भी छोड़ गए थे अपने हथियार, सारे सारे कम्युनिस्टों के हाथ लगे। तो ये ऐसा दौर है अमेरिका का। अगर आप पूरा संविधान देखेंगे, पूरा जो है उनका डेवलपमेंट देखेंगे, तो बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री अमेरिका की, नो डाउट। उन 13 कॉलोनीज ने ज़बरदस्त जंग लड़ी ब्रिटेन के खिलाफ। जो कॉलोनीज बसाई थी उन्होंने ही जंग लड़ी, वही दुश्मन हो गए। वहाँ पर तमाम दुनिया से लोग आए हुए थे, खाली ब्रिटिश लोग नहीं थे, तमाम यूरोप से लोग आए हुए थे। उन्होंने तख्ता उलट दिया, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हरा दिया ब्रिटिश फौजों को पूरी तरह से। और 4 जुलाई 1776 को आज़ादी की घोषणा भी हो गई, नया संविधान बन गया, पहला शानदार प्रजातंत्र बना। इसके बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। ये रिवॉल्यूशन अमेरिका ने फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन किया दुनिया में 1776 में। वही आज़ादी का दिन है। तो कमाल का देश है अमेरिका। अगर आप इतिहास देखें, इट्स ए ग्लोरियस हिस्ट्री, वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपल। फ्रांस को भी उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया, फ्रांस भी भागा वहां से, ब्रिटेन भी भागा, मैक्सिको को भी डिफीट करके बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया उससे, बहुत बड़ा अमेरिका बना। जो छोटा सा अमेरिका था, जो सिर्फ तट पर बसा 13 कॉलोनी थी, वो विराट अमेरिका बना। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में, एक से बढ़कर एक राष्ट्रपति, एक से बढ़कर एक पर्सनैलिटी को अमेरिका ने पैदा किया। वो नस्लों से ऊपर बना। अब्राहम लिंकन ने गुलामी को ख़त्म किया। तंबाकू की खेती होती थी दक्षिण में, गुलाम खरीद के लाए जाते थे। ब्रिटिशर्स ने गुलामी की प्रथा शुरू की थी, अफ्रीका से स्लेव चलाए जाते थे। 100 वर्ष तक स्लेवरी रही, 100 वर्ष से अधिक तक। एक महान अमेरिकन राष्ट्रपति ने, जिसका नाम अब्राहम लिंकन था, नेस्तो नाबूद कर दिया गुलामी की प्रथा को। कितनी बड़ी फतह है गुलामी के खिलाफ। उस डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट की, जो रिपब्लिकन पार्टी का लीडर था, उसकी हत्या कर दी गई 1865 में। सिर्फ 4 साल वो प्रेसिडेंट रह पाए वहाँ 1860, लेकिन उन्होंने इतिहास बना दिया। आज तक लिंकन का सारी दुनिया लोहा मानती है, जिस तरह लेनिन का मानती है, सोवियत संघ के जो लीडर थे, इसी तरह लिंकन का भी मानती है। अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब घर में जन्म लिया था उन्होंने, बहुत ही गुर्बत में पले बड़े थे, लेकिन कमाल कर दिया। तो इस तरह अमेरिकन इतिहास बहुत विशद है। मैं चाहूँगा विद्यार्थी इसको बहुत डिटेल में जाए। मैं तो सिर्फ एक रूपरेखा बता रहा हूँ। जैसे अभी मैंने बताया, वॉल स्ट्रीट में 1929 में शेयर बाजार क्रैश हुआ, फिर उठ खड़ा हुआ। 1941 में वर्ल्ड वॉर में गया और अपना माल बेचा। सबसे बड़ी बात यह कि मैंने बताया, जैसे वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा फायदा ही इसने उठाया, बाद में युद्धों में बड़ा नुकसान उठाया। कोरिया में पिटे, वियतनाम में पिटे, अफगानिस्तान में भी पिटे आखिर में। अब पता नहीं यूक्रेन में क्या हालत होने जा रही है। कह रहे हैं कि बड़ा दिवाला निकलने वाला वहाँ की इकोनॉमी का, बड़ा कर्जा हो गया। वो कह रहे हैं कर्ज की वो बढ़ाओ मियाद, गुर्बत बहुत है, बेरोजगारी पूरे चरम पर छू रही है। कुछ कंपनियां बड़ी बड़ी खतरे में हैं, जिनका डंका दुनिया में बज रहा था। तो अमेरिका की हालत कहते हैं इन दिनों बहुत ख़राब है। बैंक डूब रहे हैं, 4 बैंक डूब गए हैं सिलिकॉन वैली के। उसकी तफसील हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था डामाडोल है। युद्धों में तो फिर डामाडोल होती है ना, हथियार इतने देने पड़ रहे हैं, इतना पैसा देना पड़ रहा है। जैसे रूस को देना पड़ा था ना अफगानिस्तान में, रूस तहस नहस हो गया था, सोवियत संघ। तो युद्ध कोई जीते या कोई हारे, युद्ध में सब बर्बाद होते हैं। जो जीतता है वो भी बर्बाद होता है, जो हारता है वो तो बर्बाद होता ही है। तो इस तरह से पर्ल हार्बर के बाद वो कूदा, जापान ने हमला कर दिया था पर्ल हार्बर पर, नया तहस नहस कर दिया था जापान ने। और जापान पर इसी प्रतिशोध में 2 बम गिराए, नागासाकी और हिरोशिमा को फूंक दिया। कलंकित इतिहास है, बेगुनाह इंसानों को मारने का कलंकित इतिहास है। जैसे मैंने बताया ना, हर गांव पर बम गिराए वियतनाम के, लाओस के हर गांव पर बम गिराए। फौजों से नहीं लड़ा अमेरिका, इन देशों में जाकर नागरिकों को मारा, बेगुनाह नागरिकों की हत्या की। तो वही है कुदरत का भी, जैसे मैंने बताया, आप कहर ढाएंगे इंसानियत पे तो कुदरत भी आप पर कहर ढाएगी। प्रकृति बदला लेती है। तो 50 से 53 तक एक लड़ाई हार कर भाग गए। फिर इसके बाद 75 में एक बड़ी लड़ाई लड़ी। जॉन एफ कैनेडी जैसा लीडर भी उन्होंने पैदा किया, बहुत सारे महान, जैसे मैंने बताया ना। तो एक वाटर गेट कांड भी हो गया, वो भी कलंकित इतिहास है अमेरिकन डेमोक्रेसी का। एक ही धब्बा है अमेरिकन डेमोक्रेसी, जिसका इतना गुणगान किया जाता है, जो दुनिया में
चैंपियन है डेमोक्रेसी का, उसके यहाँ खुद क्या हुआ। वाटरगेट इलाके में दफ्तर हुआ करता था डेमोक्रेटिक पार्टी का, वहाँ जासूस छोड़ दिया रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट ने, नाम था रिचर्ड निक्सन। पकड़े गए, आखिर में एक जज ने पकड़ लिया। पुलिस ने तो ज़्यादा कार्रवाई नहीं की क्योंकि हुकूमत में थे, लेकिन एक जज थे, बड़े बड़े मशहूर हुए। उन्होंने जो है उन्होंने मुकदमा चला दिया, पैरालिटिक हो गए, पैर नहीं उठते थे, लेकिन किसी तरह फिर माफ़ी मिल गई उनको। लंबा इतिहास है इसका भी। वो एक कलंक है अमेरिकन डेमोक्रेसी। अभी फिर कलंक लगा जब ट्रंप चढ़ गए, हारने के बाद भी ट्रंप ने हार नहीं मानी। तो अमेरिकन सोसाइटी में डेमोक्रेसी ज़रूर है, लेकिन अभी अभी देखिए ना, एक एक गोरे को मार दिया गया, एक गोरे को मार दिया गया था, एक गोरे को मार दिया गया था। और आपने देखा कि किस तरह से जो है वो पूरा अमेरिका, एक गोरे ने काले का कत्ल कर दिया था, तो पूरा का पूरा अमेरिका उठ खड़ा हुआ। आप ये देखिए, कमाल है अमेरिका का। नस्ल भेद खत्म हो गया था, लेकिन नस्ल भेद जारी रहा। कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया था, लेकिन सामाजिक रूप से जारी रहा। आज भी है उसके परछाइयाँ, आज भी हैं काली परछाइयाँ। जो ब्लैक्स लाए गए थे, जैसे मैंने बताया, जिसका अब्राहम लिंकन ने समझिए कि खात्मा किया, जिस गुलामी का। तो सारा अमेरिका बहुत जागृत है। कलंकित जरूर होता है कई बार, लेकिन बहुत उम्मीद है दुनिया के लिए अमेरिका। जैसे वो दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरा और सारी दुनिया में डेमोक्रेसी की लहर बनी। जिस डेमोक्रेसी के लिए फ्रांस को 100 वर्ष लड़ना पड़ा, बार बार राजाशाही, उसको एकदम इस्टेब्लिश कर दिया अमेरिका ने। संविधान बनाया, बिल ऑफ राइट्स लाया। तो जस्टिस जॉन सिरका ने, खास तौर से जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने इतिहास बना दिया, वाटरगेट कांड को एक्सपोज कर दिया। तो बढ़कर शानदार, एक से एक बढ़कर शानदार जजेस हुए, एक से एक बढ़कर साइंटिस्ट हुए, एक से एक बढ़कर प्रेसिडेंट हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमेरिका की फितरत में साम्राज्यवाद है। इंग्लैंड का उत्तराधिकारी अमेरिका, और उसकी फितरत में साम्राज्यवाद है, यकीनन है। तो इसलिए अमेरिका को बहुत उम्मीद की नज़र से हम देखते हैं दुनिया की विश्व राजनीति के लिए, क्योंकि अमेरिका सुधरेगा तो दुनिया सुधरेगी। क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है, आज भी महाशक्ति है। चीन जो है वो उसके खिलाफ आज खड़ा है बहुत हिम्मत के साथ। बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया चीन, और दोनों में ट्रेड वार भी हुई थी ट्रंप के समय, अभी भी जारी है ट्रेड वार। तो वो तो झगड़े चलते रहते हैं। शानदार वाइट हाउस कहते हैं जिसको, वो वहाँ पर है। बहुत ही शानदार एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो फ्रांस ने कभी दी थी 1884 में। फ्रांस ने किया था ना रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में। तो एक बहुत ज़बरदस्त मूर्ति जो है उन्होंने दी थी अमेरिका को, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। तो वो 1776 में दी थी, 1776 में। जैसे जो है समझिए कि ये हुआ था, तो उसको स्वतंत्रता की स्मृति में अमेरिका को फ्रांसीसी द्वारा प्रदान किया गया था। तो एक विशाल मूर्ति है, तांबे की मूर्ति है, ये 151 फुट ऊंची है। ये दर्शनीय है, कुछ चीज़ें वहाँ पर जाएंगे आप अमेरिका में तो बहुत सारी दर्शनीय स्थान आपको, जैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर बड़ा दर्शनीय है, जहाँ न्यूयॉर्क इतना दर्शनीय है, जहाँ यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर है। तो वाशिंगटन डीसी के अंदर एक से एक बढ़कर एक म्यूजियम है, वहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बोस्टन पार्टी से, जो बोस्टन पार्टी थी, एक चाय पार्टी थी पार्टी, वहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ था आज़ादी का, और अंततोगत्वा फतेह हुआ। टैक्स लगा दिया था। ब्रिटिशर्स ने एक लड़ाई लड़ी थी ना फ्रांस के खिलाफ, 7 साल लड़ाई है, जिसमें उन्होंने हरा दिया था, तो उन्होंने इम्पोज कर दिया टैक्स। उसके विरोध में ये संघर्ष शुरू हुआ और उसने फतेह कर लिया। अमेरिका ने फतेह कर लिया पूरे अमेरिका को, ब्रिटिश को भगा दिया, वहाँ से मार के भगा दिया। तो साम्राज्यवाद के विरुद्ध में ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है, लेकिन खुद साम्राज्यवादी बन के दुर्भाग्य से बेगुनाहों को मारने लगे। याद करना चाहिए अमेरिकन को अपना इतिहास, कि किस तरह से जुल्म उन पर भी हुआ है, किस तरह से उन्होंने युद्ध किया है अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों को पराजित किया है। तो इसलिए से जो है अमेरिकन लोगों का जो इतिहास है हमें जानना चाहिए। वो बहुत अपने देश के लिए की इज्जत करते हैं, बहुत सारी नस्लों के लोग हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कभी कभी दंगे भी होते हैं,
काले गोरे के दंगे जैसे मैंने बताया वो अभी भी दाग, गुलामी के दाग अभी जिंदा है अमेरिका पर, लेकिन एक ना एक दिन मिट जाएंगे। जहाँ यहाँ तक पहुँचे तो और भी आगे जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं सोशलिज्म की स्थापना भी शायद अमेरिका में इस बार होगी, पश्चिम से इस सोशलिज्म का सूर्य उगेगा। अभी कहा नहीं जा सकता है, बड़े बड़े एक सोशलिस्ट लीडर्स भी वहाँ पैदा हो रहे हैं जो लेबर के और गरीबों के हक में बोलते हैं। तो 13वां संशोधन जो जिसने गुलामी को ख़त्म किया था, वो गुलामी आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। that was 13th constitutional amendment brought by Abraham Lincoln। जो सिविल वार शुरू हुई बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ right from 1861 to 1865, that was a great civil war, glorious history of America in which Democrats were emerged victorious। जो स्लेवरी का समर्थन करने वाले थे वो पराजित हुए। अब्राहम लिंकन का नाम आप याद रखिए। हमारे विद्यार्थियों से आग्रह है कि बहुत सारे लोग भले ही बेरोजगार हों, लेकिन वो मुल्क बेरोजगारों को बड़ा भत्ता देता है, भूखा नहीं मरता वहाँ कोई। वो अमीर ज़रूर है लेकिन गरीबों का भी कुछ ख्याल रखते हैं वहाँ की सरकारें। पढ़ाई वहाँ की फ्री है, प्राइमरी शिक्षा आप जाइए तो कमाल की शिक्षा है। ऐसे नहीं कोई मुल्क आगे बढ़ता। अमेरिका वैसे अमेरिका नहीं बना, इल्म जिसे आप इल्म कहते हैं उसका वो गढ़ है। जैसे मैंने बताया बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, और बड़े बड़े स्कॉलरशिप भी हैं साइंटिस्ट के लिए। जो प्रतिभाशाली साइंटिस्ट होते हैं उनको बड़े स्कॉलरशिप देते हैं। तो इस तरह से अमेरिका के बारे में बहुत कुछ बातें की जा सकती हैं, बहुत कुछ बातें हो भी रही हैं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अमेरिका का चरित्र अभी भी कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यहाँ पर हमारी कंपनी बड़ी अमीर बने। वो दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवाद का गढ़ है, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रतीक अमेरिका है। और वो चाहता तो यूक्रेन युद्ध ना होता, लेकिन शायद उसको लगता है कि रशिया को अभी तहस नहस करना और बाकी है, अभी संतुष्ट नहीं है वो। गलती किसी की भी हो सकती है, पुतिन की भी है, लेकिन अमेरिका भी बहुत बड़ी ताकत के साथ उसमें जुटा हुआ है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो सब भी उसके लिए दोषी होंगे। इधर ताइवान का मैंने कहा है कि चीन अड़ा है, वो तो विस्तारवादी फितरत का है। वो भी अगर ये साम्राज्यवादी फितरत का है तो चीन विस्तारवादी फितरत का मुल्क है। भिड़ेंगे दोनों एक न एक दिन जरूर। ताइवान पर भिड़ेंगे तो विनाश लीला लिखी जाएगी, जैसी विनाश लीला यूक्रेन युद्ध कर रहा है। हर युद्ध विनाश लीला रचता है और एक बड़े दाग आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है, दुख के दाग, विनाश के दाग। जैसा कि वर्ल्ड वार छूट गई, वो 9 करोड़ लोग जो मरे, जो 2 शहर तबाह हुए जापान के अणु बम गिरने से, और जाने अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जाने कितने शहर तबाह होंगे, कोई नहीं जानता। कई बार ताकतवर लोगों की सनकों में मानवता भी तहस नहस हो सकती है तीसरे विश्व युद्ध में, क्योंकि अब तो इतने सारे बम हैं। पहले तो अब तो हाइड्रोजन बम भी है 100 गुना। जो बम गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा में, 100 गुना ताकत का बम बना चुकी है दुनिया। इस कॉन्टिनेंट को, जिसको आप कहते हैं ना, ये जो पृथ्वी नाम का जो वो है जी उपग्रह, इसको 20 बार नष्ट किया जा सकता है। इतने विनाशकारी हथियार दुनिया में बना लिए हैं सरकारों ने। तो ये सब लंबी कहानी है, हम इसको फिर बात करेंगे, बहुत बहुत डिटेल में बात करेंगे। अमेरिका बहुत वैज्ञानिक टेम्परामेंट का देश है, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का देश है। वो अपनी तमाम विकृतियों पर काबू पालेगा, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। और इस उम्मीद के साथ ही दुनिया की उम्मीद भी जुड़ी है। शक्तिशाली जब राष्ट्र भटकते हैं तो दुनिया तबाह होती है, और शक्तिशाली राष्ट्र जब कोई राह दिखाते हैं दुनिया को, तो दुनिया फिर पल्लवित और शानदार बन जाती है। शुक्रिया। इसी बात के साथ हम इस बातचीत का अंत करते हैं। फिर कभी अमेरिका के बारे में और बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी और ज़्यादा अमेरिका के बारे में जानना चाहेंगे, और उनका शानदार भविष्य होगा इस कामना के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।